राहु केतु को आपके लेंस के थ्रू समझना चाहूंगी। बहुत इनको लेके ना डर होता है लोगों में, इन दोनों प्लैनेट्स को लेकर। राहु केतु शैडो प्लैनेट है, उसके बाद भी इन्हें हमारे वेदों के अंदर, हमारे ज्योतिष के अंदर वो स्थान दिया गया जो प्लूटो नेपच्यून को नहीं दिया गया, जबकि वो अस्तित्व रखते हैं। आपके कर्मों का हिसाब किताब देखना है तो आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है वो ये बता देगा कि आपके कर्मों का हिसाब किताब कितना है, कितनी बड़ी गठरी आप लेकर के बैठे हैं। और केतु ये बता देगा कि आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। वाह। मेष के लिए बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या है राहु केतु की? मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मेष लगन की कुंडली में अगर बुध शुक्र शनि के घर में राहु नहीं है, बाकी किसी भी घर में अगर राहु है तो राहु की महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छे रिजल्ट लेने से नहीं रोक सकती। बुध शुक्र शनि के घरों में अगर केतु है तो ये बताते हैं कि आपके पिछले कर्मों का जो सिद्धांत है वो इन घरों के स्वामी के उपायों से ही आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा और कोई दूसरा रास्ता आपके लिए नहीं है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि दशम भाव का राहु ऐसा फल देता है, 11वें घर का राहु ऐसा फल देगा। हाँ, 10वें राहु तो दुनिया बस में। भाई 10वें राहु होने का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया बस में है। 10वां घर आपका मेष राशि का भी तो हो सकता है, वृषभ राशि का भी हो सकता है, मिथुन राशि भी हो सकती है, कर्क राशि भी हो सकती है। 12 राशियां हो सकती हैं 10वें घर के अंदर। तो आप बताइए 12 घरों के अंदर, मतलब 10वें भाव के अंदर 12 राशियों के अंदर राहु एक जैसा फल कैसे दे सकता है? Exactly। और सर ऐसा भी कहते हैं ना कि केतु 12th में तो मोक्ष दिलाएगा। अब केतु तो किसी भी राशि में हो सकता है ना, 12th हाउस में। केतु 12th हाउस में मोक्ष जरूर दिलाता है, लेकिन वो साथ में ये भी बताता है कि 12th हाउस के अंदर वो किस राशि में है। आपने कई बार सुना होगा कि इंसान मरने के बाद प्रेत योनि में चला जाता है या पितृ बन जाता है और उनके पास बड़ी ताकत होती है, वो बहुत कुछ बता देते हैं। कई लोगों के पास सिद्धियां होती हैं जिनका वो यूज़ करते हैं। आप सोचिए, जो सिद्धियां उन्हें इतना सब कुछ बता रही हैं, वो सिद्धियां स्वयं के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाती? वो उस व्यक्ति के अधीन क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति के पास मानव शरीर है और सिद्धियों के पास मानव शरीर नहीं है। इसीलिए हमारे पास वो ताकत है जिस ताकत के बल पर हम ना सिर्फ अपना वर्तमान बल्कि अपना भविष्य भी सुधार सकते हैं, और इसमें राहु केतु का रोल बहुत बड़ा होता है। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, राहु इतना मैजिकल प्लैनेट है, इसे कहा जाता है कि आपके पूर्व जन्म की वो डिज़ायर्स जो पूरी नहीं हुई, जिनकी वजह से आपने फिर से जन्म लिया, वो राहु है। केतु वो एरिया आपकी लाइफ का जिसको आपने पास्ट लाइफ में मास्टर किया, मतलब वो कर्म जो आप कहीं ना कहीं बहुत आपने अच्छा कर्म किया, उस एरिया से रिलेटेड जहाँ पे आपका केतु बैठा है। आज के पॉडकास्ट में हमने राहु केतु को ही आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस के बेसिस पे समझा है कि हर लग्न के लिए राहु केतु कहाँ पे बेस्ट होते हैं, क्या वो दर्शाते हैं, क्या आपका पास्ट लाइफ का कर्मा रहा होगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट मिली है राहु केतु की, पर्टिकुलर लग्न के लिए हमने बात की है, कहाँ पे राहु केतु उच्च और नीच के रिजल्ट्स देते हैं, कहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं, किन प्लैनेट्स के साथ राहु केतु की युति बहुत अच्छी मानी गई है। तो आज ये पूरा एक पॉडकास्ट राहु केतु की बेस्ट प्लेसमेंट्स हर लग्न के लिए, उन पर हमने बात की है। आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से रिलेटेड हमने बात की है। तो अपने आप में राहु केतु आई थिंक बहुत ही मिस्टिकल प्लैनेट्स हैं, शैडो प्लैनेट्स इन्हें कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जिसके साथ बैठते हैं ना, उनके जैसे बन जाते हैं। आज हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में राहु केतु क्या बता रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका लग्न कौन सा है और आपके राहु केतु कहाँ प्लेस्ड हैं, किसके साथ प्लेस्ड हैं, कौन सी राशि में। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द गेस्ट टुडे, रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर मनोज कुमार गुप्ता जी। सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई ऑडियंस टू गेन दिस स्पिरिचुअल विजडम फ्रॉम यू टुडे। तो सर, इससे पहले कि हम समझे कि राहु केतु हर लग्न के लिए कहाँ बेस्ट है, थोड़ा मैं राहु केतु को आपके लेंस के थ्रू समझना चाहूंगी। बहुत इनको लेके ना डर होता है लोगों में, इन दोनों प्लैनेट्स को लेकर। जी देखिए, अगर आपको मैं राहु केतु के संदर्भ में बिल्कुल ट्रू नॉलेज दूं तो आपको एक बात बताता हूं। राहु केतु शैडो प्लैनेट है जी। उसके बाद भी इन्हें हमारे वेदों के अंदर, हमारे ज्योतिष के अंदर वो स्थान दिया गया जो प्लूटो नेपच्यून को नहीं दिया गया, जबकि वो अस्तित्व रखते हैं। उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। इस बात को समझिए कि इस ब्रह्मांड के अंदर
जो भी चीज़ें काम करती हैं उसमें 7 एनर्जीज का रोल बहुत है। 7 एनर्जी का कॉम्बिनेशन ही इस ब्रह्मांड की रचना को अपने अस्तित्व में लेकर आता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, आपके शरीर में 7 ऊर्जा चक्र हैं, 7 वीक डेज हैं, 7 वंडर है, ओशियन 7 हमने कहा। उसके अलावा रेनबो में 7 कलर्स, संगीत के 7 सुर, शादी में हम 7 फेरे लेते हैं। यानी कहीं भी आप देखेंगे तो आपको 7 का कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा। ये 7 का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर एनर्जी लेवल पर 7 ही तरह की एनर्जी है जो अपना काम करती है। पहली एनर्जी सूर्य की एनर्जी है, ये आपकी ऑरा में होती है। इसीलिए सूर्य से रिलेटेड जितने भी निर्णय आप लेते हैं, उस एनर्जी को आप यूज करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम सूर्य करते हैं। उसके बाद आता है चंद्रमा, आपके मन का कारक है। तो ऐसे में आपका वाटर एलिमेंट जो आपकी बॉडी का है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम चंद्रमा करते हैं। उसके अलावा मंगल, आपके जितना भी फिजिकल आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सारी की सारी मंगल से देखी जाएगी। आपके शारीरिक रोग सारे मंगल से देखे जाएंगे। ये 3rd एनर्जी यहाँ काम करती है। 4th के अंदर आता है बुध, यानी 1st, 2nd और 3rd एनर्जी से तो इस ब्रह्मांड की एक क्रिएटिविटी क्रिएशन होती है। लेकिन 4th डायमेंशन, 4th एनर्जी जब इंट्रोड्यूस होती है इस ब्रह्मांड में, तो हम ऐसे जीवों का निर्माण देखते हैं जो खुद ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसमें सारे बैक्टीरिया, आपके जितने भी जीव जंतु हैं वो आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद में 5th एनर्जी जो बृहस्पति की एनर्जी है, वो जब इस ब्रह्मांड में एक्टिव होती है तो हम मनुष्यों की रचना होती है, जिनके पास में बुद्धि के साथ में ज्ञान भी है। तो 5th एनर्जी जो होती है वो हमारे भीतर ज्ञान को प्रकट करती है। तभी हमने कपड़े पहन लिए, लेकिन जानवर तब भी बिना कपड़ों के था, आज भी बिना कपड़ों के है। तो 5th एनर्जी की वजह से हमें इतनी समझ मिली, हमने अपने मकान बनाए, हमने सोशल सिक्योरिटी ली। ये सारे के सारे काम हमने क्यों किए? क्योंकि हमारे पास 5th एनर्जी है। लेकिन अगर हम 1 से 5 तक के तत्वों से लेकर अगर हम शरीर को हम लेकर के एक इंसान बनकर इस धरती पर आए हैं तो हमारी कुछ ज़रूरतें भी होंगी। इसीलिए 6th एनर्जी यहाँ पर शुक्र की काम करती है, जो हमें इस धरती पर जितने भी संसाधन हैं उनको यूज़ करने की ताकत देती है, नॉलेज देती है। इसीलिए 6th जो एनर्जी है वो हमारे लिए बनी है। एक कुत्ते के सामने रोटी रखी है और एक 100 का नोट रखी है, वो क्या लेगा? वो रोटी लेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि 100 रुपए की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें पता है। तो एनर्जी के लेवल पर 6th डायमेंशन जो होता है वो उस धरती के सारे संसाधन है जिनका उपयोग वही कर पाएगा जिसके पास 1 to 5 नंबर तक की एनर्जी होगी। तो हम पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, इसीलिए 6th एनर्जी हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन अगर 6th एनर्जी इस ब्रह्मांड में काम कर रही है तो 7th एनर्जी भी है। 7th एनर्जी ये कहती है कि आप अपने जीवन के अंदर इन सब का संतुलन कैसे बनाएंगे जी। तो 7th एनर्जी आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बताती है। और इसीलिए हम शनि को न्याय का देवता कहते हैं कि सबको बराबर मिलना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। यहाँ तक कि 7 एनर्जी का सिद्धांत तो हमने समझ लिया, लेकिन इन 7 एनर्जी से हम कुछ तो करेंगे, कुछ तो अच्छा कर्म करेंगे या कुछ खराब कर्म करेंगे। आप अपने सूर्य के एनर्जी को या तो अच्छा यूज करेंगे या उसका मिसयूज करेंगे। इसी तरह सब 7 एनर्जी का यूज करते हैं। तो जब आप इसको यूज करते हैं या इसका मिसयूज करते हैं तो जो आपके कर्म बनते हैं ये इस ब्रह्मांड के 8th डायमेंशन में स्टोर होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि राहु आपके कर्मों का फल देने वाला होता है। यानी राहु की वजह से आप फिर से जन्म ले रहे हैं अपनी डिजायर्स की वजह से। जी। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे कर्म 8th डायमेंशन के अंदर रहते हैं, जिसे हम कहते हैं राहु। राहु आपके कर्मों की पूरी पोटली है जिसे आपको कैरी करना ही करना है। और 8th डायमेंशन के बाद में अब आप मान लीजिए आपने कर्मों की पोटली बना ली, लेकिन फिर आप कहते कि नहीं मेरे से गलती तो हुई है और मुझे इसका पश्चाताप करना है या इसको सुधारना है। तब आप क्या करेंगे? तब यहाँ पर 9th एक डायमेंशन ओपन होता है जहां आप अपनी इस एनर्जी को प्योर कर सकते हैं। तो 9th डायमेंशन जो होता है वो केतु का होता है, यानी आप अपने कर्मों की गति को सुधार सकते हैं। इसीलिए
नाइन्थ डायमेंशन जो होता है इसे सिंगल डिजिट 9 के रूप में दिखाया जाता है। ओके। और इसीलिए आप देखिए कि नाइन्थ डायमेंशन की ऊर्जा है, इसको आप कितने पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, इसकी वैल्यू 9 ही रहेगी। इसीलिए केतु को मुक्ति का दाता कहा जाता है। तो आपके कर्मों का हिसाब किताब देखना है तो आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है वो ये बता देगा कि आपके कर्मों का हिसाब किताब कितना है, कितनी बड़ी गठरी आप लेकर के बैठे हैं। ओके। और केतु ये बता देगा कि आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। वाह। बाकी 7 एनर्जी है, उनका आपने कितना उपयोग किया है या कितना दुरुपयोग किया है, उसकी पोजीशन ये बताएगी आपकी कुंडली में कि आपने सूर्य एलिमेंट को कितना यूज किया है, कितना उसका मिसयूज किया है। तो सूर्य की पोजीशन आपको पता लग जाएगी। इसी तरह से राहु आपको ये बता देगा कि आपके कर्मों का हिसाब किताब क्या है। लेकिन अगर हमें ये समझना हो कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब हम कैसे पता करेंगे, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके कर्मों का हिसाब किताब किस डायमेंशन से रिलेटेड है। इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि केतु जिस राशि में है उस राशि के जो स्वामी है उसका जो डायमेंशन है उससे रिलेटेड कर्मा आपके ज्यादा बने हुए हैं और वहीं से आपको उसको रिलीज करने का एक रास्ता जरूर मिलेगा। ओके सर, नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि राहु केतु एक्चुअली क्या सिग्निफाई करते हैं और क्यों इन्हें कर्म से इतना एसोसिएट किया जाता है, अब हम हर लग्न की बात करेंगे कि हर लग्न के लिए राहु केतु की बेस्ट पोजीशंस क्या हैं और क्या वो कर्म लेकर आ रहे हैं। तो हम मेष लग्न से ही शुरुआत करते हैं। मेष के लिए बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या हैं राहु केतु? जी देखिए, मेष लग्न वालों के लिए अगर बुध के घर, शुक्र के घर और शनि के घर, इन 3 घरों में अगर राहु नहीं है तो उसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी, चाहे वो फिर कहीं भी बैठे हों। ओके। लेकिन अगर बुध, शुक्र या शनि के घर में राहु है और आपकी मेष लगन की कुंडली है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास्ट कर्मा में नेगेटिव कर्म बहुत ज़्यादा है और जिसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। यानी अगर मेष लगन की कुंडली है और बुध, शुक्र, शनि के घर में राहु नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि राहु आपको परेशान करेगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मेष लगन की कुंडली में अगर बुध, शुक्र, शनि के घर में राहु नहीं है, बाकी किसी भी घर में अगर राहु है तो राहु की महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छे रिजल्ट लेने से नहीं रोक सकती। और सर अगर मैं ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई करूं कि बुध, शुक्र और शनि का जो घर है यानी 3rd और 6th बुध का हो गया। मेष लगन की कुंडली में यदि 2nd हाउस के अंदर राहु है आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा। 3rd हाउस के अंदर राहु है आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। 4th हाउस में आपको बेहतर रिजल्ट देगा। 5th हाउस में आपको बेहतर रिजल्ट देगा। 6th हाउस में अगर राहु है, मेष लगन की कुंडली है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। 7th हाउस में भी आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। 8th हाउस में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 9th हाउस में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 10th और 11th हाउस के अंदर नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और 12th हाउस में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये बात निश्चित है। तो जिन घरों के अंदर राहु नेगेटिव हो रहे हैं, अगर राहु की दशा आएगी तो आपको उस घर से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और राहु का एक सटीक समाधान ये होता है कि राहु जिस घर में बैठा हो उस घर के जो स्वामी हैं उनकी यदि आप पूजा कर रहे हैं, उनका उपाय कर रहे हैं तो राहु अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि राहु शैडो प्लैनेट है। तो राहु का डायरेक्ट कोई उपाय नहीं होता है। जिस घर में बैठे हैं उस घर के स्वामी की पूजा ही, उसका समाधान ही आपको राहु के प्रभाव से मुक्ति जरूर दिला देगा। सर यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, अगर मेष लग्न की कुंडली है तो 3rd हाउस में यानी 3 नंबर राशि होगी मिथुन। अब ऐसा कहते हैं ना कि राहु कहीं ना कहीं एग्जॉल्टेड होता है मिथुन के अंदर, तो अगर एग्जॉल्टेड है तो कैसे खराब होगा? और यहाँ से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगी कि राहु केतु एक्चुअली एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड कौन सी राशि में होते हैं? देखिए, राहु वक्री प्लैनेट है, वक्री ही रहेगा, ठीक है। वो कभी मार्गी होता नहीं है, वो अस्त भी नहीं होता है, बल्कि वो ग्रहण लगाता है। तो ऐसे में राहु इटसेल्फ अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में कामयाब रहता है। बाकी हर प्लैनेट या तो वो वक्री होगा या मार्गी होगा। सूर्य चंद्रमा को छोड़ दीजिए, वो वक्री नहीं होते हैं, बाकी के प्लैनेट वक्री होते हैं। लेकिन राहु यदि सूर्य के साथ आ गया तो ग्रहण बना देगा,
चंद्रमा के साथ आ गया तो ग्रहण बना देगा। तो ऐसे में राहु को कोई भी ग्रह इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि राहु दूसरे ग्रहों को इफेक्ट करता है। इसीलिए राहु के परिणामों को मैनिपुलेट करना कभी भी नहीं चाहिए। राहु जो परिणाम देगा वो देगा। बस इतना जरूर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में राहु अच्छा है या नहीं है। बहुत से लोग कालसर्प योग को देख करके डर जाते हैं। हाँ। अरे हमारी कुंडली में तो कालसर्प योग बन गया। आप कालसर्प योग को देखने से पहले देखिए कि आपकी कुंडली में राहु केतु की पोजीशन क्या है। अगर राहु केतु की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कालसर्प योग भी आपके लिए शुभ फलदायक होगा। ये बहुत सारी ऐसी धारणाएं हमारे ज्योतिष के अंदर जिसको लेकर के लोगों के मन में डर होता है, तो ये डर आप लोगों के मन से निकल जाना चाहिए कि राहु केतु हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। राहु केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की कुंडलियां देखी हैं जो कभी 5,000 रुपए की नौकरी करते थे, आज जिनका टर्नओवर 250 करोड़ का है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि राहु केतु उच्च के कहाँ हुए, नीच के कहाँ हुए। तो एक बात को हम समझते हैं, वृषभ राशि के अंदर और मिथुन राशि के अंदर राहु उच्च के होंगे जी। और केतु वृश्चिक और धनु राशि के अंदर उच्च के होंगे। इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये नीच के हो जाएंगे। ओके। यानी कि अगर केतु वृषभ राशि और मिथुन राशि के अंदर है तो वो नीच के हो जाएंगे, और राहु यदि वृश्चिक में और धनु में है तो वो नीच के हो जाएंगे। लेकिन इनके उच्च और नीच की स्थिति में एक बात को हमें ध्यान रखना है कि अगेन वही बात एप्लीकेबल होती है कि बेशक चाहे वो उच्च के हों या नीच के हों, लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर वो उन घरों में बैठे हैं जिन घरों के अंदर उनकी स्थिति अच्छी नहीं बन रही, जैसा मैंने मेष लग्न के लिए बताया जी। कि बुध शुक्र और शनि के घरों में अगर वो बैठे हैं, तो अगर वो उच्च के हैं तो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, और नीच के हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे ही। लेकिन अगर इन घरों के अलावा कहीं और वो बैठे हैं तो आपको कभी भी वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। ऐसे ही मेष लग्न के अंदर अगर केतु की बात करें तो वो भी इन्हीं घरों के अंदर नेगेटिव होंगे। यानी कि बुध शुक्र शनि तीनों के घरों में अगर केतु है या राहु है, दोनों में से कोई भी प्लैनेट होंगे तो वो मारक ही होंगे और वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। केतु के संदर्भ में आप ये बात समझ लीजिए कि अगर बुध शुक्र शनि के घरों में अगर केतु है तो ये बताते हैं कि आपके पिछले कर्मों का जो सिद्धांत है वो इन घरों के स्वामी के उपायों से ही आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, और कोई दूसरा रास्ता आपके लिए नहीं है। ओके, तो सर मतलब जहाँ पे राहु नेगेटिव है वहाँ पे केतु पॉजिटिव है मेष लग्न के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। आप ऐसे समझिए, राहु और केतु अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर मेष राशि के अंदर राहु है और मेष लग्न की कुंडली है तो पॉजिटिव हो गए। हाँ। लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट वृश्चिक के अंदर केतु है तो वो भी उसके लिए पॉजिटिव हो गए। ओके। लेकिन मेष लग्न की कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर राहु है तो नेगेटिव हो गए, लेकिन धनु राशि के अंदर केतु नेगेटिव नहीं हुए। तो यहाँ पर केवल राहु नेगेटिव होंगे, केतु नेगेटिव नहीं होंगे। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि आपकी कुंडली के अंदर यदि मेष लग्न की आपकी कुंडली है और बुध शुक्र शनि के जो घर होते हैं उनमें यदि राहु या केतु है तो आपके नेगेटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव नहीं है। ओके। ये नियम हर लग्न के लिए अलग अलग लागू होता है। जी सर, इसी से हम वृषभ लग्न की बात करते हैं, जिनका लग्न वृषभ है, उनके लिए बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या हैं राहु केतु की, कहाँ पर वो प्रॉब्लमैटिक है? देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए, चूंकि वृषभ लग्न वालों के लिए राहु और केतु की प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो वृषभ लग्न में चंद्रमा का घर, बृहस्पति का घर और मंगल का घर, ये 3 घर ऐसे होते हैं जहां राहु और केतु की प्लेसमेंट हमेशा खराब होगी। ऐसे में वृषभ लग्न वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि अगर आपका राहु केतु चंद्रमा के घर में, मंगल के घर में या गुरु के घर में बैठा है तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। यानी आपके पिछले जन्मों का जो कर्म संस्कार है वो नेगेटिव साइड में है और उसका समायोजन आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली इन महादशाओं के अंदर आपको परिणाम जरूर नेगेटिव मिलेंगे। सर, इसी से अब हम मिथुन लग्न की बात करते हैं, कहाँ राहु केतु के बेस्ट प्लेसमेंट्स हैं? देखिए, मिथुन लग्न की अगर जब बात करते हैं तो उसमें सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन 3 घरों के अंदर यदि राहु और केतु हैं तो वो आपके लिए शुभ नहीं है, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि 10वें भाव का राहु ऐसा फल देता है, 11वें घर का राहु ऐसा फल देगा। हाँ, 10वें राहु तो दुनिया बस में। भाई, 10वें राहु होने का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया बस में है।
10वां घर आपका मेष राशि का भी तो हो सकता है, वृषभ राशि का भी हो सकता है, मिथुन राशि भी हो सकती है, कर्क राशि भी हो सकती है। 12 राशियां हो सकती हैं 10वें घर के अंदर। तो आप बताइए 12 घरों के अंदर, मतलब 10वें भाव के अंदर 12 राशियों के अंदर राहु एक जैसा फल कैसे दे सकता है? एग्जैक्टली। और सर ऐसा भी कहते हैं ना कि केतु 12th में तो मोक्ष दिलाएगा। अब केतु तो किसी भी राशि में हो सकता है ना, 12th हाउस में। केतु 12th हाउस में मोक्ष जरूर दिलाता है, लेकिन वो साथ में ये भी बताता है कि 12th हाउस के अंदर वो किस राशि में है, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, उसका राशि स्वामी जहां बैठा है उससे संबंधित ही कर्म उसके बकाया है, जिसे वो चुकता करने के लिए इस धरती पर आया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, 12th हाउस में केतु है और 12th हाउस का लॉर्ड आपका 5th हाउस में बैठा है, तो केवल संतान से संबंधित कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए ही वो व्यक्ति इस धरती पर आया है, और जैसे ही वो ऋण उसका पूरा होगा उसे अपनी मुक्ति का मार्ग जरूर मिल जाएगा। तो इसीलिए राहु केतु को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको पहले इस लॉजिक को समझना पड़ेगा कि आखिर राहु केतु हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं, ये एनर्जी है तो किस तरीके से है, और क्यों हमें इन राहु केतु को हमने 7 ग्रहों के साथ कंबाइंड किया है, जबकि ये तो छाया ग्रह हैं। यहाँ तक कि हमारे ज्योतिष के अंदर तो इनकी महादशाएं भी हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, राहु केतु दोनों छाया ग्रह हैं, उसके बाद भी राहु की दशा 18 साल की और केतु की दशा 7 साल की है, जबकि दोनों की बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों शैडो प्लेनेट है तो क्या कोई एस्ट्रोलॉजर इस बात का जवाब दे पाएगा कि एक की 18 साल एक की 7 साल क्यों है सर? वैसे क्योंकि शैडो जो होती है, इसको आप ऐसे समझे, एक्सपेरिमेंट से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं कोई एक बल्ब जला रहा हूँ और मैंने 2 ऑब्जेक्ट सामने रखे, एक बल्ब से 2 मीटर की दूरी पर, दूसरा उससे 2 मीटर की दूरी पर, और जब इस रोशनी को जब आप वहां उन दोनों ऑब्जेक्ट पर भेज रहे हैं तो उन दोनों की जो शैडो बनेगी उनकी साइज एक जैसी नहीं होगी, उनके डिस्टेंस के कारण से उस शैडो के अंदर फर्क आएगा। इसी वजह से राहु और केतु की शैडो के साइज में भी फर्क होता है। और महादशाएं जो होती हैं वो हमारी इस तरह से डिसाइड होती है विंशोत्तरी दशा में कि घटी का मान जो हमारा 60 होता है और जो एक ग्रह की घटी का मान है, उसके एक दिन का मान है घटी का, उन दोनों को मल्टीपल करके उसके बाद उसमें 360 को हम डिवाइड करते हैं और जो समय निकल करके आता है वो हमारा मान होता है उस ग्रह की महादशा का। इसी वजह से राहु और केतु की दशाएं अलग अलग होती हैं। सर इसी से अब हम कर्क लग्न वालों के लिए बेस्ट प्लेसमेंट्स जानना चाहेंगे राहु और केतु की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए सूर्य, शनि और बुध, इन घरों में यदि राहु हैं तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए राहु और केतु की प्लेसमेंट अगर कर्क लगन के अंदर अगर इन 3 घरों में है, बुध, सूर्य और शनि, तो इन घरों में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऐसे में आपको आपकी कुंडली में जरूर देखना है कि आपके कर्क लगन की कुंडली है तो राहु केतु की प्लेसमेंट क्या है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा दर्शकों को, जरूरी नहीं है कि राहु नेगेटिव हो तो केतु भी नेगेटिव होंगे। ये देखना समझना जरूरी है कि आपके राहु और केतु इन घरों में है क्या। अगर इन घरों में है तो ही वो नेगेटिव होंगे, और कुछ केसेस में दोनों अच्छे होते हैं, कुछ केसेस में दोनों खराब होते हैं, कुछ केसेस में एक ग्रह अच्छा होगा एक ग्रह खराब होगा। इसीलिए बहुत बारीकी से तरीके से आप अपनी कुंडली में इसको देखिए, समझिए, और उसके बाद निश्चित होकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। राहु केतु से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राहु केतु आपको जमीन से आसमान तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। आपको केतु तो इस संसार से भव सागर पार कराने का रास्ता देने की ताकत केतु रखते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अगर राहु केतु को अगर ग्रहों के रूप में शामिल किया है तो उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान काम करता है। ये 7 ऊर्जाएं और 9th डायमेंशन का एक वो सिद्धांत है जिस सिद्धांत को अगर मैथमेटिकल आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि धरती के इस विज्ञान को भगवान गणपति ने डिकोड करके हमारे सामने रखा, और इसको जब डिकोड किया तो उन्होंने इतने बेहतर तरीके से डिकोड किया कि आपको सिंगल डिजिट के रूप में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि 1 नंबर का मतलब ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा, 2 नंबर का मतलब ब्रह्मांड की दूसरी ऊर्जा, 3 नंबर मतलब ब्रह्मांड की तीसरी ऊर्जा, और इसी तरह से 7 ऊर्जाएं होती हैं, और उसके बाद 9 डायमेंशन होते हैं। तो आप देखिए कि ऊर्जाओं के लेवल पर जब हम बात करेंगे जहां किसी चीज का अस्तित्व नहीं है तो वहाँ 7 की ऊर्जा काम आएगी, 7 फिगर काम आएंगे। इसलिए वीक डेज जो होते हैं हमारे 7 होते हैं।
लेकिन Seven का जब कितना प्राइमल रोल है जी हमारी लाइफ में। लेकिन जब इन 7 ऊर्जाओं से आप कुछ क्रिएट कर लेंगे तब यहाँ 9 का रोल आएगा। इसीलिए ब्रह्मांड में आपको 7 ग्रह दिखते हैं, लेकिन उन ग्रहों से कर्म बन रहा है, हम मनुष्यों की गति निर्धारित हो रही है। इसीलिए यहाँ पर शैडो प्लैनेट राहु और केतु को भी शामिल किया गया। और इसको आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझेंगे तो आप देखिए, किसी भी पेपर को, किसी भी साइज के पेपर को जब आप हाफ फोल्ड करेंगे, आप 7 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते। एक डिजिट को अगर आप हाफ करते चलेंगे तो 7th के बाद वो डिजिट जीरो से नीचे चली जाएगी, दशमलव में आ जाएगी। जैसे 100 को हाफ करेंगे 50, 50 को हाफ करेंगे 25, इस तरह से आप करेंगे तो 7th के बाद जो फिगर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी 7 से ज़्यादा पार्ट में कोई एनर्जी डिवाइड हो ही नहीं सकती। ये ब्रह्मांड का वो सिद्धांत है जो भगवान गणपति ने हमें दिया है, और इसी 7 एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस ब्रह्मांड में काम करता है। इसीलिए इस ज्योतिष विज्ञान को देने वाले भगवान गणपति हैं। और बहुत से लोग जानते हैं, नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन पहले के विद्वान जब भी कुंडली बनाते थे तो सबसे पहले गणपति का चित्र बनाते थे कुंडली में, उसके बाद अगली कुंडली लिखना शुरू करते थे। सर ऐसा कहते हैं ना, गणपति जी, मरकरी अच्छा होना चाहिए, और गणपति जी की ही तो देना कहीं ना कहीं ज्योतिष भी। जी, ये गणपति के द्वारा ही दिया गया ज्योतिष का विज्ञान है। और आपको एक रहस्य और बताता हूँ। सर्वप्रथम भगवान गणपति ने ही शून्य को सुचारू करके हमें इस ज्योतिष विज्ञान को हमारे सामने रखा था। पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से अपनी दांत को तोड़कर कलम बनाकर पहली बार उन्होंने हमारे सामने इस ज्योतिष के विज्ञान को रखा था। और ज्योतिष क्या है? ज्योतिष ये केवल 9 ग्रहों का सिद्धांत नहीं है। ज्योति की वो तीश, अर्थात ज्योति का विस्तार। जैसे आग की तीश आतिश होती है, ऐसे ही ज्योति की तीश ज्योतिष। तो जब कभी वो बिग बैंग थ्योरी हुई थी और वो ज्योति जब प्रकट हुई थी तो उसने जो विस्तार लिया, जो रूप लिया, वहां से पहला शब्द बना ज्योतिष। इसलिए ज्योतिष इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का विज्ञान है। और हमारी धरती पर ये ज्योतिष विज्ञान एप्लीकेबल इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जर्वर के रूप में ये 7 प्लैनेट इस धरती पर हम मनुष्यों की ऊर्जाओं को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से अंकुश का काम करते हैं। तो बियॉन्ड द लिमिट हम जा नहीं सकते। और जितनी भी एनर्जी को हमने अपने लिए यूजफुल बनाया है, उसका सिद्धांत हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए किसी की कुंडली देख करके हमें ये पता लगता है कि इसका सूर्य यदि यहाँ बैठा है, हाँ। तो इसने अपने इस तत्व का कितना उपयोग किया है, कितना दुरुपयोग किया है जी। इसे अपने जीवन के अंदर कब किसका फल कैसे मिलेगा, ये सारा सिद्धांत हमें ज्योतिष के द्वारा मिलता है। और इसीलिए एक एक ग्रह पर एक एक ऋषि ने रिसर्च की है। इसीलिए सप्त ऋषि मंडल है जिन्होंने एक एक ग्रह को डिकोड करके हमारे सामने इस विज्ञान को और अच्छी तरह से रखा। और एक बात आपको और बताता हूँ, हमारे सनातन धर्म के अंदर कभी भी किसी कार्य को करने का श्रेय नहीं लिया गया। इसीलिए आप देखिए, भगवान गणपति ने ज्योतिष विद्या दी हमें, लेकिन क्या कहा गया? ग्रंथों के निर्माण के साथ ही रिटन बाय वेद व्यास, ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया। यानी जिस काल में भी जिन्होंने भी ये धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हमारे बीच में रखे, उन ऋषियों ने कभी भी अपना नाम नहीं रखा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। और वेद व्यास जी के पहली बार पद पर भगवान गणपति ही सुशोभित हुए थे। और इसी महान कार्य के लिए भगवान गणपति को प्रथम देव की उपाधि दी गई है। बिल्कुल सर, आई डेफिनेटली एग्री। और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार गणेश जी ने ज्योतिष हमें दिया। तो इसी से अब हमने कर्क की बात की, अब हम लियो सिंह जिनका लग्न है, उनके लिए राहु केतु के क्या बेस्ट प्लेसमेंट्स है, वहां पर आते हैं। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए चंद्रमा और शनि, इन 2 राशियों में यदि राहु और केतु हैं तो ये उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसीलिए अगर सिंह लग्न वालों की कुंडली के अंदर राहु केतु यदि चंद्रमा की राशि में या शनि की राशि में हैं तो उन्हें सावधान रहना चाहिए। और उन ग्रहों के स्वामी यानी चंद्रमा और शनि, इनके उपाय करने से ही आप राहु और केतु के रिजल्ट्स में कमी कर सकते हैं। अब देखिए, बात आती है कि उपाय करने से ऐसा क्या हो जाएगा। एक प्रश्न आता है, अरे हमने जरा सा कुछ कर दिया, उससे क्या हमारे कर्म ठीक हो जाएंगे? डेफिनेटली आप क्या कर रहे हैं? जब आप उपाय करते हैं तब आप अपने उन कर्मों को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार लिए,
तो अब आपका रिवर्स कर्म क्या होगा? उसको पैसे वापस लौटाना, यस। यही रिवर्स कर्म होता हाँ। है। तो जब आप कोई उपाय करते हैं तो आपको उपाय क्या बताए जाते हैं? कि वही एनर्जी एक्सचेंज जी जी, चंद्रमा आपका खराब है, आपको कहा जाएगा भगवान शिव के मंदिर में जाके भगवान शिव की पूजा कीजिए। तो आप चंद्रमा को ही तो सम्मान दे रहे हैं, यस, जो आपने पहले कभी नहीं दिया। तो यहाँ आप रिवर्स एंट्री कर रहे हैं, बिल्कुल सही तो आपके कर्म बिल्कुल ठीक होंगे। शनि का उपाय में आप क्या करेंगे? किसी गरीब भूखे भिखारी की मदद करेंगे, गरीब की मदद कर रहे हैं, दवाइयों से मदद कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। तो पहले आपने ये नहीं किया, उसी की वजह से आपका कर्म बना, और इस समय आप ये काम कर रहे हैं तो आपका कर्म यहाँ पर कम हो रहा है। तो उपाय का मतलब होता है कि रिवर्स एंट्री आप कर रहे हैं अपने कर्मों की, और अगर वो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे ही मिलेंगे। ऊपर वाला कभी किसी को सजा नहीं देता, वो हमें सही रास्ते पर लाने के लिए सारे प्रयोजन करता है। यस, हमारा कर्म ही देता है जी। तो इसीलिए उपाय का मतलब होता है अपने कर्मों की गति को रिवर्स करना। सर, इसी से अब हम कन्या यानी वर्गो जिनका लग्न है उनके लिए बेस्ट प्लेसमेंट्स की बात करना चाहेंगे। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए अगेन जो मिथुन लग्न था वही कन्या लग्न वालों के लिए सेम होगा। जी, उनके लिए सेम होगा कि यहाँ पर सूर्य, चंद्र और मंगल की राशियों में अगर राहु केतु हैं तो उन्हें नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए कन्या लग्न वालों के लिए सूर्य, चंद्रमा और मंगल की राशि में यदि उनकी प्लेसमेंट है तो आपको अपने कुंडली के आधार पर समाधान जरूर करने चाहिए। आपके पास्ट कर्म यहाँ पर नेगेटिव है, जिनका समायोजन आपको जरूर करना चाहिए। और अगर ये आप करने में कामयाब होते हैं तो निस्संदेह आप अपने कर्मों की गठरी को हल्का भी कर रहे हैं और अपने मोक्ष की गति को प्राप्त करने का साधन भी आप ढूंढ रहे हैं। अल्टीमेटली हम आए इस धरती पर अपने कर्मों का हिसाब किताब करने ही है, लेकिन बात आती है कि हम आखिर पहचाने तो कैसे पहचाने। इसीलिए ज्योतिष विज्ञान हमारे बीच में रखा गया ताकि हम अपने कर्मों के सिद्धांत को पहचान पाए। इस बात को बड़ा तरीके से आपको मैं बताऊं तो ऐसे समझिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अगर आप बैलेंस शीट लेकर जाएं तो वो देख के बता देगा कि आपकी कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है, आपकी पोजीशन क्या है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी लायबिलिटी क्या है, सब बता देगा। क्या वो आपकी फैक्ट्री में गया? No. आपके ऑफिस गया? लेकिन बैलेंस शीट बता रही है कि आप कहाँ गलती कर चुके हैं, क्या आपने किया है। इसी तरह से हमारे कर्मों की बैलेंस शीट होती है हमारी कुंडली, जो हमें ये बताती कि आपकी बैलेंस शीट क्या है और किस तरह से काम करेगी। लेकिन एक बात समझिए, जैसे वर्तमान की बैलेंस शीट आप ईयर एंड पे बनाते हैं, लेकिन सीए के पास जो बैलेंस शीट है वो देख के बता रहा है कि आपने पहले क्या कर दिया, अब उसमें कहाँ सुधार की गुंजाइश हो सकती है, तो आपको आगे का रास्ता बताएगा। उसको अगर आप इस जगह इस समय पर एप्लीकेबल करेंगे तो आपकी अगले साल की बैलेंस शीट ठीक हो जाएगी। ठीक इसी तरह से कुंडली बताती है कि आपकी पिछली बैलेंस शीट क्या है, लेकिन इस समय पर आपको क्या कर्म करना है ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपके पिछले जन्म की बैलेंस शीट देखकर आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है। वो गलती आप अगर सुधार रहे हैं तो यहाँ पर आपका ये जन्म ठीक होगा और अगली बैलेंस शीट जो आपकी होगी वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। इसीलिए ज्योतिष एक साइंस है और इस साइंस का यूज़ हमें अपने फायदे के लिए जरूर करना चाहिए। इसका यूज़ डराने के लिए, धमकाने के लिए, डरने के लिए नहीं होना चाहिए। इसका यूज़ होना चाहिए अपने कर्मों की गति को समझने के लिए और आप किस ऊर्जा के अधीन रहकर कार्य कर रहे हैं, उनके बेहतर रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे। इस विज्ञान को आपने समझ लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जीवन में ऐसा कोई पल आपके नहीं आएगा जब आप परेशानी में हो या आप दुखी हो। सर, इसी से अब हम तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इन तीन राशियों के अंदर यदि राहु केतु हैं तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे और इसके लिए आपको इन तीनों राशियों के स्वामी का उपाय जरूर करना चाहिए। यानी कि तुला लग्न वाले व्यक्ति, अगर सिंह राशि के अंदर आपका राहु या केतु है, अगर आपका धनु और मीन राशि में अगर आपका राहु या केतु है जी, या फिर आपका मेष या वृश्चिक राशि में यदि राहु केतु है तो आपको अपने कुंडली के आधार पर समाधान जरूर करने चाहिए। और इन ग्रहों के उपाय इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कार्मिक डेट पूरा आपका तभी होगा जब आप इनके समाधान करेंगे, वरना जन्मों जन्मों तक आप अपने कर्मों की गठरी को ढोते रहेंगे। ये कर्मों की गठरी और भारी होती चली जाएगी। इसे हल्का करने के लिए ही हम यहाँ पर आते हैं, ये बात हमें समझनी होगी। इसको ऐसे समझिए, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल और केवल
हमारी धरती ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा लोक नहीं है जहाँ आप इस कर्म को कर पाएं। इसीलिए देवता लोक भी, कि उन्हें भी एक ह्यूमन शरीर जी, चाहिए। इसीलिए देवता भी अपने कर्मों की गति को अगर सुधारना है उन्हें, तो ईश्वर उन्हें इस धरती पर भेजते हैं, तब जाकर वो उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं। अब आप इस बात को ऐसे समझिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से बात रखता हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि इंसान मरने के बाद प्रेत योनि में चला जाता है या पितृ बन जाता है और उनके पास बड़ी ताकत होती है, वो बहुत कुछ बता देते हैं। कई लोगों के पास सिद्धियां होती हैं जिनका वो यूज़ करते हैं। आप सोचिए, जो सिद्धियां उन्हें इतना सब कुछ बता रही हैं, वो सिद्धियां स्वयं के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाती? वो उस व्यक्ति के अधीन क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति के पास मानव शरीर है और सिद्धियों के पास मानव शरीर नहीं है। इसीलिए हमारे पास वो ताकत है जिस ताकत के बल पर हम ना सिर्फ अपना वर्तमान बल्कि अपना भविष्य भी सुधार सकते हैं, और इसमें राहु केतु का रोल बहुत बड़ा होता है। इसीलिए इन्हें शैडो प्लैनेट समझने की गलती ना करें। ये आपके कर्मों की गठरी है, बही खाता है आपका। जैसे बही खाता सब बता देता है कि आप कितने पानी में हैं, वैसे राहु केतु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बता देती है कि आप कितने पानी में हैं। सर, इसी से अब हम वृश्चिक की बात करते हैं, यानी स्कॉर्पियो जिनका लग्न है, उनके लिए बेस्ट राहु केतु के कौन से प्लेसमेंट्स हैं, कौन सी राशि में, कौन से प्लैनेट्स के घरों में? जी देखिए, वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों के लिए बुध, शुक्र और शनि, इन 3 घरों में यदि राहु और केतु हैं तो यहाँ पर आपके लिए वो नेगेटिव है। उसके अलावा बाकी किसी भी राशि में होंगे वो आपके लिए शुभ है। ऐसे में बुध, शुक्र और शनि की जो राशियां होती हैं, बुध की राशि होती है मिथुन और कन्या, शुक्र की होती है वृषभ और तुला, और शनि की होती है मकर और कुंभ। इन 6 घरों के अंदर यदि राहु या केतु हैं तो आपके लिए वो नेगेटिव रिजल्ट आपको जरूर देंगे। ऐसे में अगर राहु की महादशा या केतु की महादशा आपको चल रही है तो आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत है। आप अपने उपाय करें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कर्म बनाया वो आपका था, काटना भी आपको है। जितने सरलतम तरीके से आपने कर्म बनाया उतने ही सरलतम तरीके से आप कर्म को काट भी सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात है, पैसे उधार लिए थे, चुका दो, बात खत्म। सर, इसी से हम नेक्स्ट लग्न पर मूव करते हैं। जुपिटर का पहला लग्न, धनु जिनका लग्न है, उनके लिए बेस्ट राहु केतु कौन से होंगे? देखिए, धनु लग्न वालों के लिए, चूंकि बृहस्पति का ये लग्न है, ऐसे में चंद्रमा, शुक्र और शनि, इन राशियों के अंदर यदि राहु या केतु हैं तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ऐसे में कर्क राशि का राहु या केतु, वृषभ राशि और तुला राशि के अंदर राहु या केतु हैं, या फिर मकर और कुंभ के अंदर राहु केतु हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ऐसे में आपको अपनी कुंडली के आधार पर इनका समाधान जरूर करना चाहिए। समाधान देखिए, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हर कुंडली के आधार पर ये तय होता है कि उसे कौन सा समाधान करना चाहिए, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली के अंदर राहु केतु शुभ है या अशुभ है। अशुभ है तो आपको उपाय की आवश्यकता है, और शुभ है तो आपको कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। उनका जब समय आएगा निश्चित तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऐसे में राहु केतु से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। राहु केतु आपको अर्श से अर्श पर ले जाने की ताकत रखते हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसी ऐसी कुंडलियां देखी हैं, जो व्यक्ति 5,000 रुपये महीने की नौकरी करता था, आज उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर का है, और ये सब कुछ उसका राहु की दशा में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि राहु आपको मालामाल नहीं कर सकता, राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा राहु आखिर मुझे देगा तो क्या देगा। अगर वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा और राहु की दशा अगर निकट भविष्य में आपको आ रही है तो आप राहु के आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए। 100% आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और वो रिजल्ट मिलेंगे जिसकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। राहु बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, और 18 साल के लिए आपके जीवन में आएगा। और 18 साल कम नहीं होता। इतनी बड़ी दशा मिली है राहु को। इसीलिए राहु केतु को लेकर के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। महादशाओं को समझिए, राहु केतु की प्लेसमेंट को समझिए, और अपनी जिंदगी के अंदर राहु केतु को लेकर के जो डर है उसको निकाल करके इनका बेहतर यूज करने की कोशिश कीजिए। यही मैं आप लोगों से कहना भी चाहूँगा।
सर इसी से हम मकर की बात अगर करें तो उनके लिए बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या होंगे? देखिए, मकर लग्न वाली जो कुंडली होती है उसके अंदर सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि और बृहस्पति की राशि, ये 3 राशियां ऐसी होती है जहां राहु या केतु अगर मकर लग्न की कुंडली में हैं तो उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे में सूर्य की राशि होती है सिंह, चंद्रमा की राशि होती है कर्क और बृहस्पति की राशि होती है धनु और मीन। तो मकर लगन की कुंडली में यदि इन राशियों में राहु या केतु हैं तो आपको अपने उपाय जरूर करने हैं। इन उपायों को करने से निस्संदेह आप अपने अच्छे रिजल्ट लेने में कामयाब जरूर होंगे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मकर लग्न वालों के लिए है वो मैं एक बात यहाँ जरूर बताऊंगा, अपने उपायों में ज़्यादा पूजा पाठ को शामिल कभी मत करना, क्योंकि मकर लग्न वाले के लिए कर्म प्रधान है। वो जितने बेहतर कर्म करेगा, जितने परोपकार के कार्य करेगा, जितने लोगों की मदद करेगा, जितनी गरीबों की मदद करेगा, जितने पीड़ित लोगों की मदद करेगा, हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनकी मदद करेगा, इससे बड़ा समाधान उनके लिए कोई और हो नहीं सकता। इससे जो उनको रिजल्ट मिलेंगे वो रिजल्ट मिराकल होंगे। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। सर इसी से अगर कुंभ लग्न की बात की जाए, जिनका एक्वेरियस लग्न है, उनके लिए बेस्ट राहु केतु कौन से हैं? देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर 2 ऐसी राशियां होती हैं, सूर्य और चंद्रमा, यानी कर्क और सिंह। इन राशियों के अंदर यदि राहु या केतु हैं तो व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब ऐसे में एक बात को और समझने वाली बात है, कुंभ लग्न की कुंडली में आपका 6th हाउस और 7th हाउस दोनों इन दोनों राशियों से कवर होता है। तो ऐसे में कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर यदि ये राहु और केतु आपके 6th हाउस या 7th हाउस में है तो निस्संदेह ये आपकी जिंदगी के अंदर कोई बदनामी का काम जरूर करवाते हैं। ऐसे में अगर कुंभ लग्न के आप व्यक्ति हैं और राहु या केतु यदि आपकी कुंडली के अंदर 6th हाउस या 7th हाउस में है तो आपको पर्टिकुलर उस ग्रह से संबंधित ही उपाय करने हैं, क्योंकि राहु यदि यहाँ है तो केतु आपका अच्छा होगा, और अगर केतु इन 2 घरों में है तो राहु आपका अच्छा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कुंभ लग्न के अंदर कि राहु और केतु दोनों खराब हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो राहु आपका खराब होगा या केतु आपका खराब होगा। अगर राहु केतु दोनों खराब हो जाएं कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर तो व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। उसकी इतनी बुरी दयनीय स्थिति हो जाएगी कि जिसका कोई, आप मैं क्या कहूँ, कोई जवाब नहीं। इसीलिए प्लैनेट की पोजीशन इतने बेहतर तरीके से व्यवस्थित की हुई है ऊपर वाले ने कि आपको कहीं अगर तकलीफ मिलेगी भी तो दूसरी तरफ आपको उसका समाधान जरूर मिलेगा। यानी ज्योतिष के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो आपके सारे रास्ते कभी बंद नहीं करता और सारे पोर्टल आपके लिए ओपन नहीं करता। एक निश्चित दायरे के अंदर ही आपको अपनी जिंदगी जीने का अवसर मिलता है, बैलेंस लाइफ मिलती है। इस बैलेंस को अगर आप समझ लेंगे तो सब कुछ आपके लिए ठीक हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि जैसे साइकिल चलाने वाला कोई व्यक्ति है, आज इसको साइकिल चलाने नहीं आती, उसके लिए तो बड़ा टिपिकल काम है, लेकिन अगर साइकिल चलानी आ जाए तो फिर तो आप पीछे भी किसी को बिठा सकते हो, आगे भी बिठा सकते हो, 2 थैले भी आप उसमें लटका सकते हो और आप जा सकते हो, क्योंकि आपने उसको बैलेंस करना सीख लिया। इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ के अंदर अपने प्लैनेट की पोजीशन को समझकर उसे कैसे बैलेंस करना है, अगर हमने ये चीज़ सीख ली तो निस्संदेह मानिए आप अपनी लाइफ के अंदर कितनी ही टिपिकल सिचुएशन क्यों ना हो, आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मुझे एक बात अच्छी तरह से याद आ रही है, कुंभ लग्न के एक व्यक्ति ने मुझसे कुछ साल पहले एक परामर्श लिया था, जब उन्होंने कहा था कि मेरा 50-60 करोड़ का टर्नओवर है ईयरली और राइट नाउ मुझे अपने घर खर्च चलाने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। मेरी इस समय पर यह स्थिति है, क्या मैं सरवाइव कर जाऊंगा? तब मैंने उनकी कुंडली देकर उनको कहा था कि आप जो रास्ता मैं बता रहा हूं केवल आप उस रास्ते पर चलिए, आपको 6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाएंगे। और यकीन मानिए 6 महीने के बाद में जब उनका दोबारा मेरे पास फ़ोन आया था तो उन्होंने यही कहा था, नाउ मैं 1-2 ट्रक मैंने अरेंज कर लिए हैं, अब मैं वापस से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा हूँ, मेरी पार्टी से डील हो गई है, एक कंपनी में मुझे ऑर्डर मिल रहे हैं और नाउ अब मैं अपनी पोजीशन को धीरे धीरे मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो कभी भी कोई नेगेटिव प्लैनेट या आपकी कुंडली में नकारात्मक समय आपको ये नहीं कहता, ये नहीं दर्शाता वो कि आपके साथ भयंकर कुछ बुरा होने वाला है।
वो ये कहता है कि आपको सावधानी रखनी है, और सावधानी किस तरह से रखनी है, और आपको अपने कर्मों की गति किस दिशा में लेके जानी है। इस सिद्धांत को समझाने और समझने के लिए तो ज्योतिष विज्ञान बना है। ज्योतिष विज्ञान कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन ये हमें ये बताता है कि आपके जीवन में चमत्कार कैसे हो सकता है। उस रास्ते को आप समझ लीजिए। बिल्कुल। तो इस ज्योतिष विज्ञान का फायदा सबसे बड़ा हमें तब मिलता है जब हम डर को निकाल करके हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस चीज को समझे, तो हम इसका एडवांटेज बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। सर, इसी से हम लास्ट लग्न की बात करते हैं, जिनका मीन लग्न है, उनके लिए बेस्ट राहु केतु कहाँ पे होंगे? मीन लग्न वालों के लिए सूर्य की राशि, शुक्र की राशि और शनि की राशि, इन राशियों के अंदर अगर राहु या केतु हैं तो उनको ये नेगेटिव रिजल्ट जरूर देंगे। ऐसे में मीन लग्न वालों के लिए एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि मीन लग्न वाले भी और धनु लग्न वाले भी, इन्हें अपने जीवन में आध्यात्मिक विचारों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मीन तो राशि ही अध्यात्म की होती है। ये बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति अर्थात ज्ञान, ज्ञान अर्थात धर्म। तो धर्म के प्रति जितना समर्पण भाव आपका होगा, यहाँ आपको ये उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना बनाएंगे। ऐसे में यदि आपका राहु और केतु सूर्य की राशि में अर्थात सिंह राशि में, वृषभ में या तुला में, या फिर मकर या कुंभ राशि में यदि आपके राहु या केतु हैं, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे में अपनी कुंडली के आधार पर आप उसका समाधान कीजिए, अपने कर्मों की गति को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उससे बचकर निकलने का रास्ता भी आपको जरूर मिलेगा। ये वो विज्ञान है जिस विज्ञान का प्रयोग हमें अपने फायदे के लिए कैसे करना है, ये सीखना ही होगा। अगर हम इसे नहीं सीखेंगे तो हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो फिर वो जैसा कहेगा उस पर आप बिलीव कर लेंगे। जैसा कि राहु केतु के नाम पर बहुत डराया जाता है, काल सर्प योग के नाम पर बहुत पूजाएं होती हैं। पूजा से अगर किसी के योग ठीक हो सकते तो फिर पूरे हिंदुस्तान के जितने भी एस्ट्रोलॉजर बैठ करके पूरी दुनिया के लोगों के लिए उपाय कर दें। कहाँ दिक्कत है, क्यों किसी को परेशानी हो। लेकिन उपाय स्वयं को करने होते हैं, किसी दूसरे के उपाय से आपको लाभ नहीं होगा। पेट दर्द आपके है, दवा आपको लेनी है, किसी और के लेने से आपका पेट दर्द ठीक नहीं होगा। तो राहु केतु को समझ करके अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कीजिए, 100% आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और अगर राहु अच्छे हैं, केतु अच्छे हैं, और अगर आप उनको व्यवस्थित कर पा रहे हैं, तो आपको आपके परिणाम कई गुना मिलेंगे। इन परिणामों की भी सीमा बढ़ाने का एक सिद्धांत हमारे ज्योतिष में है। एक लिमिट भी है तो एक सीमा भी है इसकी। कैसे है? अगर मैं आपसे कहूं कि डबल डिजिट के फिगर तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 99, तो मिनिमम 10 से आप 99 तक रिजल्ट को ले जाने की ताकत उपायों से रखते हैं, लेकिन आप 100 नहीं कर सकते। आप उसकी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में आप नहीं जा सकते। तो लेकिन ये दायरा भी कितना बड़ा दायरा है। अगर हमने इसको भी ढंग से मेंटेन कर लिया अपनी जिंदगी के अंदर, तो हम बहुत बेहतर परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। और केतु तो मुक्ति का दाता है। अगर केतु को ढंग से व्यवस्थित कर लेंगे तो आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर, अगर मैं यहाँ पे पूछूं, हमने लग्न वाइज तो बात की, विदाउट एनी राशि, कि हम राशि का ना सोचे, कौन से ऐसे हाउसेज हैं जहां पर राहु केतु हमेशा ही बेस्ट परफॉर्म करेंगे? एक मैं आपको बात बताता हूँ। लग्न एक ऐसा स्थान है जहां राहु या केतु हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। ओके। लग्न में कभी भी राहु केतु नेगेटिव होते ही नहीं है। सर, लेकिन लोग तो इतना नेगेटिव बताते हैं कि राहु जिसका फर्स्ट में है, ही वुड बी वेरी सेल्फ सेंटर्ड, और वो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जिसकी कुंडली के अंदर लग्न में राहु या केतु हैं और उनकी महादशाएं चल रही हैं, उनको नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। वैसे भी नहीं मिलेगा। लग्न में अगर राहु आपके है तो ऐसे व्यक्ति बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बिल्कुल इशारों में चीज़ों को समझने वाले होते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को बहुत गौर करते हैं, सवाल जवाब उनके बहुत होते हैं। लेकिन राहु लग्न में है तो सप्तम के अंदर केतु आएगा। सप्तम में केतु आएगा तो वो नेगेटिव होगा। 4 लग्न को छोड़ दीजिए, मिथुन को छोड़ दीजिए, कन्या को छोड़ दीजिए, धनु को छोड़ दीजिए, मीन को छोड़ दीजिए, तो वहाँ इन 4 लग्न के अलावा फिर दूसरा प्लैनेट आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर केवल ये कह देना कि लग्न में राहु ये फल देता है या वो फल देता है, उसकी जगह आपको ये समझना पड़ेगा कि राहु लग्न में या केतु लग्न में
कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि जिस घर में वो बैठा है वो लग्नेश है और लग्नेश कभी खराब नहीं होता। और लग्नेश अगर खराब नहीं है तो उस लग्न में बैठा हुआ राहु केतु आपको गलत फल कैसे देगा जी। लेकिन सप्तम भाव में जो दूसरा उसका पार्टनर बैठा है, राहु लग्न में है, केतु अगर सप्तम में है, तो वो नेगेटिव जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर मिथुन लगन की कुंडली है तो नेगेटिव नहीं होगा, कन्या लगन की है तो नेगेटिव नहीं होगा, इसी तरह से धनु में भी नहीं होगा, मीन में भी नहीं होगा। ये 4 अपवाद भी हैं। तो ज्योतिष विज्ञान को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा सिद्धांत कहाँ कैसे लागू हो रहा है। अगर इस सिद्धांत को समझ लिया तो बेहतर रिजल्ट आप अपने लिए जरूर ले लेंगे। ये हमें राइट डायरेक्शन देता है, हमें काम करने का तरीका देता है। अगर ज्योतिष विज्ञान को हम इस तरह से यूज करें अपने लाइफ के अंदर तो हम बहुत बेहतर उदाहरण अपनी जिंदगी में लेकर आ सकते हैं। चाणक्य ज्योतिष विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। सड़क से एक बालक को उठा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके उन्होंने साबित करके दिखाया कि इस ज्योतिष विज्ञान के प्रयोग से वो किसी को कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो उदाहरण हमारे सामने है। ट्रू, एंड आई एम श्योर सर कि आज के इस डिस्कशन के बाद हर लग्न को अपनी राहु केतु के बेस्ट प्लेसमेंट का डेफिनेटली पता होगा। सो इट वाज वंडरफुल टू हैव दिस डिस्कशन विद यू टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपके दर्शकों को आज बहुत अच्छा समझने को मिला होगा और वो अपनी जिंदगी में बेहतर परिणामों को प्राप्त करें, यही हमारा रिवॉर्ड है। So you tell me in the comment section how much did you relate to today's podcast? आपका राहु और केतु कौन सी राशि में है, कौन से घर में है, और अपने लग्न से आज उसको मैच कीजिए और जानिए कि आपका राहु केतु क्या आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर नहीं है तो जो सर ने रेमेडीज बताई हैं उन्हें भी ज़रूर करिएगा। और मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर यूं ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।